बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इशू उठा हुआ है पाकिस्तान में, जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है और जजेस को दीवार से लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। PMLN का ये वतीरा है हमेशा से कि अगर सिस्टम उनके लिए काम करे तो फिर वो कहते हैं कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम उनके लिए काम ना करे तो वो कहते हैं कि सिस्टम ख़राब हो चुका है या सिस्टम जो है वो अब ठीक करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं और घिनौने इल्ज़ामात लगाते हैं, ज़ाती और निजी ज़िंदगी तक चले जाते हैं, घटिया हरकतें करते हैं, केसेस भी बनाते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली कहानी क्या थी। अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने जजेस के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब, उनके ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ामात लगाए। एक्चुअली एक ऑडियो है जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब की है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब उन्हें कह रहे हैं जी मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, मैं प्राइवेट ही आ रहा हूँ, मतलब मेरे साथ वो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, मैं कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके घर आ रहा हूँ। जज साहब मना भी कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनके घर आ रहे हैं और कहते हैं जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। वो जज साहब कहते हैं जी आपका ही घर है, लेकिन बहरहाल वो उनके घर चले जाते हैं, कह करके मोहम्मद खान भट्टी भी उनके घर पे है, जो परवेज़ इलाही साहब का खास आदमी है ब्यूरोक्रेसी में। अब असल कहानी क्या है? कहानी जो है वो अब मुबैना तौर पे जो पता चली है वो ये है इस ऑडियो की। अता तारड़ ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये कोई केस है जिस केस के लिए परवेज़ इलाही बेंच फिक्सिंग के लिए मरीम नवाज साहिबा ने कहा है जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब के घर जा रहे हैं। वो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे परवेज़ इलाही एक केस हल करवाने के लिए जनाब जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब के घर जा रहे हैं और उनसे वो केस हल करवा रहे हैं। ये PMLN का वतीरा है। वो जजेस के घरों में जाते हैं, उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर बाद में उनकी वीडियोस चलाते भी हैं। जजेस को वो मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में भी, यानी मियां नवाज शरीफ के ऊपर केस चल रहा था जस्टिस अरशद मलिक साहब की अदालत में, और मियां नवाज शरीफ के बेटे जस्टिस अरशद मलिक को सऊदी अरब की सरजमीन पर मिल रहे थे। तो ये चीज़ें PMLN बहुत ज़्यादा करती है, तो उनको इस बात का बड़ा तजुर्बा है, तो फिर वो इल्ज़ामात लगाने में उनको आसानी रहती है। अब ज़रा असल कहानी सुने, आपको पता चलेगा। ये जो बज़ाहिर दिखाई दे रही है वो ये है कि मोहम्मद खान भट्टी जज साहब के घर पर है, परवेज़ इलाही साहब से बात करवाते हैं जज साहब की। परवेज़ इलाही का जज के घर बिना प्रोटोकॉल के जाना, यानी बगैर प्रोटोकॉल के जाने का मतलब है छुप कर मिलना, और मतलब दाल में कुछ काला है। अब अता तारड़ साहब ने ये कहानी बनाई है और बात का बतंगर बढ़ाने की कोशिश की है। ये अदलिया पे एक्चुअली दबाव डाल रहे हैं। असल कहानी ये है कि ये 10 सितंबर 2022 शाम 6 बजे की बात है। उस वक्त परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे और मोहम्मद खान भट्टी उनके खास आदमी थे ब्यूरोक्रेसी में। जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी काले शीशे वाली गाड़ी के अंदर बगैर प्रोटोकॉल के अपने घर से निकले। ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोक लिया। गाड़ी के काले शीशों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन ने एतराज़ किया। उस पे जो ड्राइवर है उसने ये बताया कि गाड़ी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद हैं और गाड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। ट्रैफिक वार्डन जो है उसने गाड़ी को रोके रखा और जज साहब ने तारुफ करवाया, और इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि ये काले शीशे उतार दिए जाएं। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जजेस जो हैं वो ऐसे काले शीशों वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक वार्डन ने इसरार किया कि नहीं, ये उतार दिए जाएं। उसके बाद जज साहब ने एक आला पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन किया और उनको आगाह कर दिया इस बात के बारे में। फौरी तौर पे एक वायरलेस का पैगाम पुलिस का सर्कुलेट हुआ। पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंच गया, जज साहब के घर पहुंच गए पुलिस वाले और सीनियर ऑफिसर्स, और IG DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, CTO, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सारे जज साहब के घर चले गए कि हमें अफसोस है कि आपके साथ सड़क के ऊपर नामुनासिब रवैया रखा गया और आपको मजबूर किया गया अपनी गाड़ी के काले शीशे आप उतार दें, और हत्ता के तारुफ भी करवाया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज हैं। तो वो सब लोग जज साहब के घर आ गए। तारुफ करवाने के बावजूद ट्रैफिक वार्डन के रवैये पर सब ने माजरत की। अच्छा, अब ये कहानी आप सुनते जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। IG समेत तमाम पुलिस अफसर, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जज साहब के घर थे। तभी परवेज़ इलाही साहब ने मोहम्मद खान भट्टी को टेलीफोन किया। मोहम्मद खान भट्टी और परवेज़ इलाही का टेलीफोन जो है वो टेप किया जा रहा था, और याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा।
बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि वो ऑडियोज और वीडियोज खुद टेप करते रहे हैं। बहरहाल उनका दौर था, तो फिर जब वो खुद आर्मी चीफ टेप कर रहे थे तो बाकी आप समझ सकते हैं। बहरहाल उस दौर में परवेज इलाही साहब का फोन करना मोहम्मद खान भट्टी को, और बात यहां से उन्होंने शुरू की कि बहुत अफसोस हुआ। यानी आपको आइडिया हो गया ना कि वो बहुत अफसोस हुआ। फिर किस बात का बहुत अफसोस हुआ? और फिर असरार करना कि मैं आपके घर आ रहा हूं सब ऑफिसर्स की मौजूदगी में। यानी जज साहब ने कहा कि रहने दे, कोई बात नहीं, आपका घर है। उनके नहीं, मैं आ रहे हैं, मैं ताड़िया ले आ रहे हैं, की कर दो, मैं आ रहे हैं, ताड़िया ले आ रहे हैं, मैं आ रहे हूं, मैं आप आ रहे हैं, बगैर प्रोटोकॉल दे आ रहे हैं। तो इस तरह जो परवेज इलाही साहब हैं वो जज साहब के घर आए और उनसे मिले, और उन्होंने भी माजरत की जो ये वाकया हुआ था। अब बात ये है, ये पुलिस वाले सारे मौजूद हैं, ये वाकया रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इस वाकये की तस्दीक की जा सकती है। तो परवेज इलाही की जो जज साहब के साथ जो ऑडियो लीक हुई है, ये 10 सितंबर 2022 की मुबैना तौर पे ऑडियो है। इरशाद भट्टी साहब ने भी इसके ऊपर इसी तरह से रोशनी डाली है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में यही बताया है। कुछ सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ये एक्चुअल कहानी है। अब मामला यह है कि इस वक्त उस ऑडियो को यहां पे क्यों लाया गया, क्योंकि जस्टिस मज़ार अली नकवी इलेक्शंस के मामले में आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को कानून के दायरे में लाना चाहते हैं, जो असल तरीकाकार है। जब वो सही बात करते हैं कोई जज, तो फिर ये उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। इनके पास सबकी ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं। किस ऑडियो और वीडियो को कहां इस्तेमाल करना है, उसके लिए इन्होंने खासा घिनौना खेल बना रखा है। चीज़ों को एडिट भी करते रहते हैं और एडिट करके उनको तैयार करते रहते हैं। बहरहाल ये थी जी कहानी जो आपसे छुपाई जा रही थी, तो असल कहानी आपको पता चल गई होगी। अब आए अरशद भाई के केस के ऊपर, क्योंकि उस पर हमने बात करते रहनी है और हमेशा करनी है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे जो लोग लाहौर और आसपास रहते हैं, वो सब लोग तैयारी कर लें। हम उन्हें एक बहुत बड़े मामले की तरफ दावत देंगे और एक अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ के लिए हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिएगा, और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा। अरशद शरीफ शहीद का पूरी कौम के ऊपर एहसान है। याद रखिए, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब से रजीम चेंज ऑपरेशन का एतराफ़ किया है, जब से जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने वो तमाम चीज़ों का एतराफ़ करना शुरू किया है जो बहुत पहले से हम बता रहे थे लोगों को, अरशद शरीफ शहीद ने ये सारी चीज़ें बताई थी और हम लोगों ने इसका खुमियाजा भी भुगता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसने कई महीने जंगल में गुजारे हैं, उसने बड़ी तकलीफ के बावजूद आप लोगों के लिए सच बोला है। आज हमने अपने भाई को इंसाफ दिलाना है। इंसाफ दिलाने के लिए आप सब तैयारी रखिएगा। बहुत जल्दी हम आपको एक जगह पे दावत देंगे और आप सब लोगों को आना है। हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान तक रुकेगा नहीं। लेकिन अरशद भाई का केस भी जो है वो जान नहीं छोड़ रहा उन लोगों की जिन्होंने अरशद भाई की जान पाकिस्तान में तंग कर रखी थी, पाकिस्तान में जिन्होंने अरशद भाई के ऊपर जमीन तंग कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की जो समाअत है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। JIT को पाकिस्तान में मुख्तलिफ सवालात की तहकीकात के लिए हदायत की गई है। अब देखें, ये JIT का अपना काम था ये चीज़ें ढूंढना। बुनियादी सवालात हैं, जो बुनियादी तरीन सवालात हैं, वो सवालात भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बता रहे हैं। बजाय इसके कि इन सवालात का जवाब JIT खुद लेकर आती और आकर सुप्रीम कोर्ट को कहती कि जनाब ये जवाब है, इनकी रोशनी में आप देख लीजिए। तो तफसीलात के मुताबिक जो सवालात है, तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया कि तहकीकात की जाए कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। मेरे पास आए ना, मेरे से तहकीकात शुरू करे JIT। मैं अपने को वॉलंटियरली पेश करता हूं, अपने आप को बार बार कह रहा हूं। अभी तक मुझे किसी ने भी बुलवाकर नहीं सुना, शायद डरते हैं कि मैं उनको सही वाली बात बताऊंगा। यानी जैसे वकील नहीं मिलता अरशद भाई की वालदा को, अब अल्लाह अल्लाह करके जो है वो वकील मिले हैं, शौकत अजीज सदीकी साहब, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे और कामयाबी दे। बहरहाल अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, ये पहला सवाल है, इसका जवाब चाहिए। JIT अरशद शरीफ के पास हसास मालूमात पर भी तहकीकात करे कि उनके पास ऐसी कौन सी हसास मालूमात थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कैसे पब्लिक हुई, मकासद क्या थे, वो भी पता किया जाए। और अरशद शरीफ को दुबई हुकूमत ने दुबई छोड़ने का हुक्म क्यों दिया। अब ये दुबई की गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है, बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि आप बताइए
کہ ہمارا ایک شہری تھا آپ کے پاس, یہ وہاں کا سفارت خانہ بات کر سکتا ہے, لیٹر لکھیں پوچھیں, ہمارا ایک شہری تھا آپ کے پاس اور وہ آپ کے ملک کے اندر رہتا تھا, آپ نے اسے کیوں کہا کہ وہ 2 دن کے اندر اندر دبئی کو چھوڑ دے ورنہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, حالانکہ اس کے پاس ویزا بھی موجود تھا اور اس نے کوئی ایسی غیر قانونی ایکٹیویٹی دبئی میں نہیں کی جس کی بنا پہ اس کو ایسی بات کی جائے. یعنی ارشد شریف دبئی میں نارمل رہ رہے تھے, وہاں پہ تو انہوں نے وی لاگ بھی نہیں کیا, وہاں سے انہوں نے کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا اور کوئی ایسی چیزیں کی بھی نہیں. بہرحال وزارت خارجہ کو کینیا حکومت سے ایم ایل اے کے تحت تعاون کے لیے مزید 2 ہفتے کی مہلت بھی دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ اب مارچ میں ہوگی, یعنی مارچ کے کسی دن میں ہوگی. لیکن یہ کیس چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, اس کے پیچھے ہم جائیں گے اور آخر تک جائیں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ انصاف لیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ عسکری ادارے کو یعنی فوج کو باجوہ کے اقدام کی انکوائری اپنے طور پر کرانی چاہیے. قمر جاوید باجوہ نے حلف کی خلاف ورزی کی اور تسلیم کیا کہ نیب ان کے زیر اثر تھا. باجوہ کہتے تھے امریکہ خوش نہیں, روس یوکرین پر پالیسی سے متضاد بیان انہوں نے داغ دیا. انہوں نے کہا کہ باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکارڈنگز کی جو غیر قانونی اقدام ہے. اور عمران خان نے کہا کہ عدلیہ خصوصاً ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم شرمناک ہے. یہ میں نے آپ کو جو پہلے بات بتائی کہ کیسے انہوں نے ایک جج کو ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا. لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں چیف جسٹس, ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی ان کی فیملی ممبر کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جعلی جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں اس کو علی افضل سائی کو, یعنی مجھے آئیڈیا ہے یہ آدمی ان کو بھاری پڑے گا اور آپ دیکھتے جائیں کہ ہوگا کیا, کیونکہ وہ کرپٹ بالکل نہیں ہے. جس آدمی نے حرام نہ کھایا ہو نا وہ قابو نہیں آتا. تو عمران خان نے کہا کہ ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم شرمناک ہے. نون لیگ عدلیہ پر یلغار کی تاریخ رکھتی ہے, فون ٹیپ کر کے ججز پر دباؤ اور آئین کی بالادستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون ہیں یہ غیر قانونی فون ٹیپنگ کی گئی ہے اور اس کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور غیر قانونی بھی کی گئی ہے. تو یہ تو محمد خان بھٹی کی اور پرویز الہی کی کالز ہیں جن کو ٹیپ کیا جاتا تھا, اور کیا جاتا تھا جناب محترم جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں. اور ابھی بھی جو ٹیپ آئی ہے یاسمین راشد کی, یہ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ٹیپ کرنا چاہوں کسی کو, میں 1 2 3 4 5 کروڑ روپے خرچ کے بھی نہیں ٹیپ کر سکتا. وسائل ہونے کے باوجود میں کسی کو ٹیپ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ میرے پاس وہ سہولتیں ہی نہیں ہیں. وہ ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں وہ اکوپمنٹ, وہ گیجٹس. یہ اسرائیلی ایک سافٹ ویئر ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ٹیپ کیا جاتا ہے یا ریکارڈ کیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے, موبائل فونز کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کی اسکریننگ کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کو سنا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ایسے کون سے گیجٹ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ آپ کے موبائل فون تک ایکسیس حاصل کر لیتی ہیں, اور یہ ایجنسیوں کے پاس ہوتا ہے. تو اب کون سی ایجنسیوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ سی سی پی او لاہور کو اور یاسمین راشد کو ٹیپ کر رہے ہیں؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک گلہ ہے بہت پرانا, اور وہ شکوہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا. خواجہ آصف صاحب نے اب ایک ٹویٹ کیا ہے. اول تو پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. خواجہ آصف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اور اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت طلب کر لی ہے کہ بتایا جائے کہ خواجہ آصف نے کس بنیاد پہ یہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس سے پہلے سب کہہ رہے تھے کہ فلاں کی خواہش ہے, فلاں کی خواہش ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی پہلی اناؤنسمنٹ خواجہ آصف نے کی ہے. اور چند دن پہلے شہباز شریف نے اسحاق ڈار کے اوپر بہت چڑھائی کی ہے اور مبینہ طور پہ ان کو کہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر آپ نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بہت بدمزہ اور بد ذائقہ ہوئے ہیں اس وقت. بوٹ بھی پالش کیا لیکن بوٹ پہ زبان رکھنے کے بعد منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے اور مزہ بھی نہیں آ رہا. اب خواجہ آصف کا ٹویٹ ہے نجم سیٹھی کے بارے میں, جب نجم سیٹھی نے کہا کہ پی ایس ایل پہ اٹیک نہیں ہوگا, سیکورٹی فورسز پہ ہوگا کیونکہ انہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدے توڑے ہیں. تو اب اس کے اوپر خواجہ آصف کا ٹویٹ پڑھنے والا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ایک کلیئر ڈویژن ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان. نجم سیٹھی جو ہے وہ نواز شریف کا خاص آدمی ہے. اپنے کشتی میں لیٹے ہوئے یہ تصویر ذرا دیکھیں. ہاں یہ کشتی میں لیٹے ہوئے جو تصویر ہے نواز شریف کی نجم سیٹھی کے ساتھ, یہ بتاتی ہے کہ کتنے گہرے تعلقات ہیں. یہ شخص اسٹیٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ پی ایس ایل سے کر رہا ہے. یہ بات خواجہ آصف نے کی.
कहने का मतलब, ये शख्स कहकर मुखातिब किया नजम सेठी को। कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हलाल है और पीएसएल पे हराम। ये हमारी फौज और पुलिस की जानों की कोई हुर्मत नहीं है, इत्मीनान है, पीएसएल महफूज है। ये है हमारी अशराफिया, सिर्फ अपना मफाद अजीज है, कौमी सलामती और कीमती जाने डिस्पोजिबल हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में खौफ है, और खौफ ये है कि सदर आरिफ अलवी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहीं इंतखाबात का ऐलान ना कर दें, और क्योंकि उन्होंने कर दिया तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब ये कहेंगे कि सदर के पास इख्तियार है, उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो दे ही नहीं सकते तारीख। यानी सारे भाग रहे, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। आईन कह रहा है चलो सदर दे देगा, वो कह रहे सदर भी नहीं दे सकता। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह के बकौल। आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीके जुर्म है। इमरान खान सदर के मनसब के जरिए इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। अब ये जो है ना, राणा सनाउल्लाह साहब का खौफ जाहिर करता है कि सदर अगर अनाउंसमेंट कर दे तो फिर इलेक्शन से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। नाज़रीन, और भी खबरें देंगे आपको अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।